अस्सलामुअलैकुम। कैफ 1 FAR 1 लेक्चर 21 स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, आपको आज वाले हैंड आउट तो मिल ही गए हैं, लेकिन वो आपको पता ही आज वाले हैंड आउट पे तो आखिरी 5 मिनट में ही बात होगी और उसमें आपको परेशान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, फिलहाल तो जो कल चीज़ें परेशान कर गई होंगी या कर सकती थी उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमारे सामने 3 एग्जाम्पल्स हैं। बेसिकली ये 3 सिनेरियोज हैं। ठीक है, सिनेरियोज किस चीज़ के हैं कि अगर एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो तो उसमें आपको पता है एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन के अंदर पुराना एसेट कॉस्ट से क्रेडिट होता है एसेट अकाउंट में, उसकी एक्यूमुलेटेड एक्शन डेबिट होती है। नए एसेट की कॉस्ट को हम एसेट अकाउंट में डेबिट करते हैं, कैश को रिकॉर्ड करते हैं और गेन लॉस निकालते हैं। ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है। ठीक है, यानी कि एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से बनेगी कि अगर मैं एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन लिखूं तो एक्यूमुलेटेड, बल्कि नहीं ऐसे तो फिर आप वो तो आप रट्टा लगा रहे होंगे, हम अपने स्टेप्स के हिसाब से ही चलते हैं जी। एसेट अकाउंट, पुराने एसेट अकाउंट की पुराने की कॉस्ट एसेट अकाउंट में से क्रेडिट होगी, कॉस्ट ऑफ ओल्ड। ठीक है जी, फिर इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देन कैश रिकॉर्ड होगा। सवाल पढ़ते हुए देख लेंगे हम। मेरे तो आज तीनों सवालों के अंदर कैश पे हो रहा है, बल्कि पास पेपर का सवाल आज हम करने के काबिल हो चुके हैं। अकबर ब्रदर वाला सवाल आईकेप का सवाल है, तो आईकेप का सवाल मैंने आपको करवाना है अभी। ठीक है, आधा पौना घंटा लगाएंगे, उस पर सुकून से करेंगे, लेकिन आप इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप हो चुके हैं बल्कि इस काबिल कि आप पास पेपर के सवाल कर सकते हैं। ठीक है ना, जाहिर है सारा कुछ तो भी आगे 16 काम नहीं पड़ा, बहुत कुछ रहता है, लेकिन काफ़ी हद तक हम चीज़ें देख चुके हैं। एनीवेज, तो कैश पे होना है मेरी एग्जाम्पल में, तीनों में और आगे सवाल में भी। बहरहाल कैश रिकॉर्ड करेंगे तो कैश क्रेडिट, और एडिशनल स्टेप क्या आया था, एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू से। ठीक है जी, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी। गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब सवाल के अंदर हमारे आज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन हो, मतलब निकल आएगी, कोई मसला नहीं होगा। पुराने की कॉस्ट भी होगी, कैश भी होगा। जो लड़ाई पड़नी है ना वो इधर, ये है आज का रेलेवेंट हमारा पोर्शन कि जो एसेट अकाउंट ने डेबिट होना है वो किससे डेबिट होना है, न्यू की कॉस्ट से। सबकी तवज्जो है ना, इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी आईकेप का बड़ा फेवरेट एरिया है ये, बड़ी फेवरेट एडजस्टमेंट है। पूरी तवज्जो से ध्यान से, बातें आपस में ना करें प्लीज, फर्स्ट रो जी। तो एसेट अकाउंट में नए एसेट की कॉस्ट जो डेबिट होती है वो कॉस्ट निकालने के कुछ तरीके आज हमने सीखने हैं कि यानी कि कुछ डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिनके अंदर ये कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, 1 बाय 1 चलते हैं हम। सबसे पहले मेरे पास है सिनेरियो 1। सिनेरियो 1, ठीक है, सिनेरियो 1 आपके सामने एग्जाम्पल है, पढ़ते हैं। हैंडआउट में भी है वैसे तो, अब सामने भी है। ये अगर इस साइज पे हो, नजर आ रही है, नजर आ रही है एग्जाम्पल। नो सर वाले, अल्लाह तुम्हारी आंखों को सही कर दे। ठीक है जी, नहीं तो अपने हैंडआउट पे देख लें। मैं ऊपर वाली अंग्रेजियां नहीं पढ़ रहा, मैं डाटा डायरेक्ट पढ़ रहा हूं। सबसे पहले गिवन है जी कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, तो जो चीज गिवन है वो लिखते जाते हैं साथ साथ। कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट कितनी है, 100। ठीक है, नेक्स्ट गिवन है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड एसेट, कितनी जी, 60। ठीक है, 60 लग रहा है ना, मुझे क्यों नहीं लग रहा 60? ऑनलाइन वालों को मसला हो जाता है, हाइब्रिड वालों को हो जाता है जी। उसके बाद सवाल के अंदर गिवन है फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड और फेयर वैल्यू ऑफ न्यू। चलो इनके ऊपर तो बात करनी है। उसके बाद कैश पेड भी गिवन है। ठीक है, कैश पेड गिवन है, जरा लिख तो लें, कितना, ये भी 60 है। अच्छा, महज एक इत्तेफाक है, हसीन इत्तेफाक है, जरूरी नहीं ऐसा हो कि इधर दोनों 60 हो जाए। अच्छा, अब हमने एक पुराना एसेट दिया है इस ट्रांजैक्शन में और एक नया एसेट लिया है। ठीक है, नए एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू है 80। ये फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट है। ठीक है, 80 रुपीज फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट सवाल में गिवन है। हमने जो पुराना एसेट दिया है इस सवाल में उसकी भी फेयर वैल्यू गिवन है, और वो कितनी है। अच्छा, अब नए की जो फेयर वैल्यू कहते हैं जो मार्केट वैल्यू, यानी मिसाल पर कुछ चीज खरीदने जाए तो उसके ऊपर जो प्राइस टैग लगा हुआ है उसकी फेयर वैल्यू है। ठीक है, हम बाजार से एक मशीन लेने गए और बदले में ली हमने पुरानी अपनी मशीन देकर। ठीक है ना, तो जो नई मशीन हमने ली थी उसकी फेयर वैल्यू क्या थी, 80 रुपए। कितनी, 80 रुपए। अब हमने क्या खोया, जरा ध्यान से देखना, हमने क्या खोया। नई मशीन खरीदने के लिए हमने क्या कुछ दिया है,
एक हमने अपनी पुरानी मशीन दी है, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 50 रुपए, और दूसरा हमने कैश पे किया है, वो कितना है 60 रुपए। अब मेरा सवाल आपसे ये है, सवाल नहीं है बल्कि मैं जवाब ही बता देता हूं, हमें नई मशीन 80 रुपए में पड़ी, हमें नई मशीन 80 रुपए में पड़ी। एम आई राइट? नहीं, आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमें नई मशीन 80 रुपए में नहीं पड़ी, यही तो कह रहा था, जरा डीप डाउन जाकर सोचो हमने क्या कुछ खोया नई मशीन पाने के लिए। एक तो हमने 60 रुपए का कैश खोया, दूसरा हमने अपने 50 रुपए वाला एसेट भी खोया। हमने नया एसेट खरीदने के लिए क्या क्या दिया है, 60 रुपए कैश भी दिया है, 50 रुपए का एसेट भी दिया। हमारे एसेट की मार्केट वैल्यू कितनी है आज 50। अगर ये इस ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल ना करते तो हमें बाहर से कितने मिल जाते इसके 50। तो 50 रुपए वाला एसेट भी गया और 60 रुपए भी जेब से गए। तो फिर इसका मतलब नया एसेट खरीदने के लिए मेरे 80 रुपए तो नहीं लगे, मुझे तो 110 में पड़ गया ना। कहते नहीं है यार मुझे ये 110 में पड़ गया, और फेयर वैल्यू 80 थी, मुझे 110 में पड़ गया। अभी क्यों पड़ा भाई? हो सकता है मार्केट में किसी के पास पड़ा हो, 100 वजूहत हो सकती है, हमें इससे क्या, ठीक है ना। तो भाई मुझे नया एसेट कितने में पड़ा? नाउ दिस इज कॉस्ट ऑफ एसेट, दिस इज कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इन केस ऑफ एक्सचेंज। अगर सवाल के अंदर दोनों फेयर वैल्यूज दे दी जाएं, अगर सवाल में दोनों फेयर वैल्यूज दे दी जाएं, यानी ओल्ड की भी और न्यू की भी, तो ओल्ड की फेयर वैल्यू का पहला नंबर, ठीक है, और न्यू की फेयर वैल्यू को कर देना है इग्नोर, ठीक है। इसका मतलब अगर एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो और आपने कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट निकालनी हो तो आप कॉस्ट ऑफ न्यू निकालेंगे फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस, अगर कैश पे किया है तो प्लस कैश, और अगर कैश रिसीव किया है, कैश रिसीव भी तो कर सकते हैं ना, अगर कैश रिसीव किया है तो माइनस कैश। मैं रिपीट 10 बार करूंगा जी, कोई मसला ही नहीं है, पहले लिख लें जरा। तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कितनी है 50, और कैश पे किया है 60, तो इसका मतलब नई मशीन हमें कितने में पड़ गई 110 में। यहां पे 80 नहीं लिखना था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज, अगर एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो और सवाल में पुराने और नए दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू दे दी जाए, तो जरा डीप डाउन जाकर सोचे ना, हमने खोया क्या कुछ? हमने पुराना एसेट जो दिया है उसकी फेयर वैल्यू बाजार में 50 रुपए थी, तो 50 रुपए वाला एसेट भी दिया और 60 रुपए कैश भी दिया, तो फिर हमारा क्या कुछ गया? 110 रुपए चले गए कि नहीं चले गए? हमने जो नया एसेट लिया है ये हमें कितने में पड़ गया 110 रुपए में, ठीक है। हमने इसके ऊपर 50 का अपना एसेट भी दिया, इसको लेने के लिए 60 का कैश भी दिया, तो हमने जो एसेट लिया है, नया एसेट जो हमें मिला है, ये हमें कितने में पड़ गया 110 में। तो अगर सवाल के अंदर दोनों एसेट्स की, जाने वाले और आने वाले दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू गिवन होगी, तो हम फिर पुराने की फेयर वैल्यू को पहले नंबर पे रखेंगे, नए की फेयर वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। पुराने की फेयर वैल्यू 50 थी, कैश पे किया तो प्लस कैश, और अगर कैश रिसीव कर रहे होते, हो सकता है ना एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में कैश रिसीव भी हो जाए, तो फिर क्या करते हैं जी, तो हमने असल में क्या निकालना था जी, कॉस्ट ऑफ न्यू निकालने जाए चले थे, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ न्यू का। कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकाली हमने? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस माइनस कैश, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ओल्ड क्यों नहीं ली? कॉस्ट ऑफ ओल्ड तो बड़ी पुरानी कॉस्ट होती है, पता नहीं हमने कब खरीदा था, कितने का खरीदा था, वो कितना डेप्सिट होगा, कितनी बुक वैल्यू पड़ा है। अच्छा, जरूरी नहीं है जो हमारी बुक वैल्यू हो वही बाजार में भी वैल्यू हो, कि हम ना बस 3 को दिन बाद रीवैल्यूएशन स्टार्ट कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन हम करेंगे एसेट्स की। सबसे बड़ा मसला ही मोतरजीन एतराज इसके ऊपर करते थे कि ये अकाउंटेंट्स अजीब मखलूक हैं, इनकी किताबों में ना एक वैल्यू आ रही है जिसको कहते हैं किताबी वैल्यू। एक कुर्सी खरीदी, ठीक है, ये कुर्सी को खरीदा 1 साल बाद, अब ये कह रहे हैं हमारी कुर्सी जो है वो 250 की हमने खरीदी थी तो 200 की रह गई है, बाजार में हो सकता है ये 100 रुपए की हो सकता है 300 की हो। तो ये क्या करते हैं अकाउंटेंट्स, बुक वैल्यू शो कर रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर हम रिवैल्यूएशन मॉडल पढ़ेंगे, फेयर वैल्यू पे लेकर जाना सीखेंगे, ठीक है ना। जो एसेट पुराने की कॉस्ट है वो संक कॉस्ट नहीं है, वो बस कॉस्ट है, पुरानी कॉस्ट है, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, रेलेवेंट नहीं है आज की फेयर वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। तो कॉस्ट तो कभी भी रेलेवेंट नहीं होगी जब फेयर वैल्यू गिवन हो तो, ठीक है ना। पुराने एसेट की कॉस्ट कभी भी रेलेवेंट नहीं रहती अगर फेयर वैल्यू गिवन हो तो, ठीक है ना। हम तो फेयर वैल्यू ही खो रहे हैं। अगर हम बाजार बेचते तो कितने का बेचते 50 रुपए, ठीक है। तो ये सिनेरियो 1 है जी, कि अगर फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स गिवन हो और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट हमने निकालनी हो, तो हम फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड को पिक करेंगे, न्यू को इग्नोर करेंगे, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ न्यू निकालने के लिए फेयर वैल्यू ओल्ड प्लस कैश पेड या माइनस कैश रिसीव्ड करके न्यू की फेयर वैल्यू, न्यू की कॉस्ट निकालेंगे, जिसपे हमने एसेट अकाउंट को डेबिट करना है। अब बताओ गेन या लॉस? आज गेन है, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड हैवी है ना बेटा, तो फिर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर गिरेगी, कितनी है 10 रुपए, ठीक है। तो लड़ाई आज है एसेट को डेबिट करना नए की कॉस्ट से, ये कैलकुलेशन की, ठीक है।
नहीं, अब वो नहीं ना कह रहा है ऐसा, तो 50 की तो 50 में ही रखी होगी। आप कहोगे जी 50 में रखी है तो फिर 30 रुपए और लेता। शायद डीप डाउन जाकर देखें तो आप वाली बात सही है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होंगे। चलो बहरहाल बात शायद यही है कि उसने 80 वाला एसिड दे के आपका 50 वाला एसिड भी लिया और 60 रुपए भी ले लिए, तो शायद उसने तो आपका 20 में ही रखा है एसिड। आप कह रहे हो 50 रुपए है, उसने 20 में रखा, तो फिर ठीक है, तो उसका मसला है। आपको तो फिर 50 वाली कॉस्ट पड़ गई ना, आपने तो 50 भी खो दिया, और तो आपको क्या पड़ा, नया एसिड खरीदने के लिए आपको 60 रुपए कैश भी देना पड़ा और 50 वाला एसिड भी देना पड़ा, तो आपने 110 में खरीदा, ठीक है ना। वो तो सिंपल था भाई। अभी से पहले हम 2 दिन से जो ट्रांजेक्शन कर रहे थे ना, पहली रो खामोश रहे, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन सिंपल थी, चेक करें, लड़ाई को नहीं थी, यहां से काम शुरू हुआ था। कासिम ओन्स नोकिया, अच्छा, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल, इट बोर अ प्राइस लेबल ऑफ 50,000। क्या मतलब, फेयर वैल्यू ही न्यू की दी हुई थी और ओल्ड के बारे में फेयर वैल्यू कोई जिक्र नहीं था। दूसरी ट्रांजेक्शन, 2 ओल्ड कार्स विद अ न्यू कार, कॉस्ट ऑफ न्यू कार इज 1200, नए की कॉस्ट दी हुई थी, कॉस्ट ही दे दी थी। तीसरा सवाल जो कल जल्दी जल्दी में किया था बुकौल बच्चों के जी, एसेट कॉस्टिंग 90,000, नए की कॉस्ट दी हुई थी, लड़ाई कोई नहीं थी। तो ये सिंपल ट्रांजैक्शन है कि नए की कॉस्ट क्या है, उसकी फेयर वैल्यू ही दे देता है, या उसी को कॉस्ट कह देता है जी, ये उसकी कॉस्ट है नए की, या कह देगा नए की फेयर वैल्यू है, और पुराने की फेयर वैल्यू के बारे में खामोश होता है। मसला तब ही आता है, फौरन अलर्ट होने की जरूरत कब पड़ती है, जब पुराने एसेट की डेट ऑफ डिस्पोजल के दिन वो जो है वो फेयर वैल्यू दे दे। जिस दिन उसने पुराने एसेट की डिस्पोजल के दिन, एक्सचेंज के दिन फेयर वैल्यू दे दी है, तो फिर नए की फेयर वैल्यू को साइड पे कर दो, पुराने की फेयर वैल्यू प्लस कैश ले लो, ये आपके लिए नए की कॉस्ट है, ठीक है। और ये सबसे फेवरेट ट्रांजैक्शन है आईकर की एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन के अंदर, 2 से 3 बार इसको टेस्ट कर चुका है, ठीक है ना। अभी सवाल में भी देख लेते हैं। अच्छा जी, अभी एक ही बात तस्वीर खींचिएगा जी, मैं तो कहता हूं चलें जी, खींच ली तो खींच लें फिर 1 बाय 1। ये सिनेरियो 1 है, वैसे इकट्ठी तस्वीर जिसने खींचनी है वो भी मिल जाएगी, पहले अलग अलग खींच लें फिर इकट्ठी खींच लीजिएगा। अब जरा इसको पढ़ भी लें अपने हैंड आउट से, लिखा क्या हुआ था। जी लिखा हुआ था एग्जांपल 1 में, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू आर गिवन, फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है। जिस केस में दोनों फेयर वैल्यूज गिवन हो। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे सिर्फ ओल्ड की फेयर वैल्यू गिवन होती तो हमने लेनी ही ओल्ड की फेयर वैल्यू है भाई, लेनी ही ओल्ड की फेयर वैल्यू है। अगर वो सवाल में गिवन होगी तो सिर्फ वही उठाएंगे, अगर फेयर वैल्यू ओल्ड और न्यू दोनों गिवन होगी तब भी न्यू को छोड़ के ओल्ड को उठाएंगे। इसलिए मैंने यहां पर सिर्फ एक ही सिनेरियो बना दिया। किताबों के अंदर ये 2 अलग अलग, किताबों में ऐसे लिखा होता है, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू इज गिवन, या इफ फेयर वैल्यू ऑफ ओनली ओल्ड इज गिवन, तो भाई वो तो एक ही बात बन जाती है। तो मैंने इसको एक ही सिनेरियो बना दिया, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों केसेस के अंदर क्या करना है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड को ही सिलेक्ट करना है। ओके, यहां तक को मसला। अच्छा, एग्जाम्पल 2 अगेन जनरल एंट्री है, डिस्पोजल की एक्सचेंज की पहले लिख लेते हैं जी। एक्यूमुलेटेड, चलें पहले स्टेप वाइज चलें ताकि आपके स्टेप्स इस तरह से रिवाइज होते रहें, ठीक है जी। एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ओल्ड एसेट की कॉस्ट से, कॉस्ट ऑफ ओल्ड, ऊपर वाला ना देखें, दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, आपके लिए लिख रहा हूं दोबारा, ठीक है। और पुराने एसेट के एक्यूमुलेटेड डेप्शन को डेबिट करेंगे एक्यूमुलेशन अकाउंट में। फिर कैश पे हो रहा है अगेन, तो कैश का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर नए आने वाला एसेट अकाउंट में डेबिट होगा अपनी कॉस्ट से, यानी कॉस्ट ऑफ न्यू, और यही तो हमारी लड़ाई चल रही है आज, ठीक है। अब बाकी चीजें तो लिख लेते हैं जी। सवाल कहता है कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट है, कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट है 500, क्रेडिट कर दो एसेट अकाउंट जी। नेक्स्ट एक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑफ ओल्ड एसेट है 350, डेबिट लिख दो। फिर फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड इज, ओ माय गॉड, चलो इसको बाद में देखते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ न्यू इज गिवन, कैश पेड कितना है 600। अब सिनेरियो क्या आ गया आपके सामने, सवाल के अंदर सिर्फ न्यू की फेयर वैल्यू गिवन है, तो क्या करें, नहीं जी, न्यू की फेयर वैल्यू ही उसकी कॉस्ट है। ये वो सिनेरियो है जो पिछले 3-4 सवालों में हमने किया था, ये सिंपल सिनेरियो, ठीक है। क्या कैश क्यों पेड भाई, फेयर वैल्यू न्यू, आपको न्यू कितने में पड़ा, जितनी उसकी कीमत है उतने में पड़ा, मार्केट वैल्यू में पड़ा। तो मसला तभी आता है जब पुराने की फेयर वैल्यू दे दे, वरना तो वही सिंपल काम है भाई। ये देखो ना, अभी तो दिखा के लाया हूं, ये कासम वाला सवाल देखो, सैमसंग गैलेक्सी बोर अ प्राइस लेबल ऑफ 50,000, तो ये उसकी कॉस्ट बनी थी, ठीक है। इस पे तो क्या ही कॉस्ट दिया था उन्होंने, बहरहाल ये कॉस्ट की ही फेयर वैल्यू होती है, ठीक है, ये कॉस्ट ही फेयर वैल्यू होती है। सवाल के अंदर अगर न्यू की फेयर वैल्यू दे दे तो वही उसकी कॉस्ट है, प्रोवाइडेड पुराने की फेयर वैल्यू गिवन ना हो। अगर पुराने की फेयर वैल्यू गिवन हो तो हम हर चीज को भूल जाते हैं और नए की फेयर वैल्यू को, पुराने की फेयर वैल्यू को गले से लगा देते हैं, ठीक है, पुराना दोस्त मिल जाता है ना हमें। ओके, बहरहाल सवाल के अंदर सिनेरियो 2 के अंदर क्या हुआ है, सिनेरियो 2 के अंदर कॉस्ट निकालने के लिए जब हम आगे बढ़े तो कॉस्ट ऑफ न्यू निकालने के लिए मसला क्या आया, मसला ये आया कि आगे इस तरह से हो गया था, ये मसला आया। अच्छा जी, हमें अगेन प्रॉब्लम क्या है, कॉस्ट हमने निकालनी है
न्यू की जिससे एसेट अकाउंट को डेबिट करें, तो वो न्यू की कॉस्ट निकालने के लिए जब हमने देखा तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड तो गिवन थी नहीं। अब हमने कहा जी मसला ही कोई नहीं है, ये हम कॉस्ट ऑफ न्यू निकालना चाहते हैं, हम फेयर वैल्यू ऑफ न्यू को ही कॉस्ट ऑफ न्यू कहेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, बस समझ आई। ये सिंपल फॉर्मूला है जी, ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है। ये वो सिनेरियो है जो हम करते आ रहे थे बचपन में, यही सिखाया जाता है। टफ सिनेरियो वो है जो मैंने आज ऊपर वाला सिखाया और जो आईकैप ज्यादा यूज भी करता है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट जो है वही उसकी कॉस्ट बन जाएगी। कितनी है जी? 800 रुपए, ठीक है। अब बताओ गेन आया लॉस आया? गेन है क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर गेन है कितना? 50 रुपए। चलो लो जी, ट्रांजैक्शन एक और भी हो गई। सही है जी, समझ में आ रही है बात? चलो अच्छा जी, अब तीसरा सिनेरियो और आखिरी सिनेरियो क्या है? वो कहते हैं जी फिर एक्सचेंज है। मैंने एक मिनट ठहर जाओ भाई, एक्सचेंज है ना, तो पहले हम जरा फटाफट एंट्री लिख लें। तो जब याद हो जाएगी ना एंट्री, तो फिर ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, ऐसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट न्यू की कॉस्ट 4, 5, 10 दफा लिखे ना एंट्री, तो वैसे ही जहन में आ जाती है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बहरहाल जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली लिखें, आप स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, जैसे मैंने आपको बताया आपने लिखनी है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ न्यू डेबिट करेंगे, फिर एसेट अकाउंट को कॉस्ट ऑफ ओल्ड से क्रेडिट करेंगे और कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ओके, सिचुएशन क्या है? कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट है 300, लिखते जाएं साथ साथ, मैं तो कहता हूँ 300। लड़ाई कहाँ पे है? लड़ाई इधर लगी हुई है ना, आजकल लड़ाई इधर लगी हुई है, ठीक है, ये हमें चाहिए, ठीक है। तो ओके जी, 300 पुरानी कॉस्ट हो गई। नेक्स्ट एक्यूमुलेटेड एसेट 250 है, तो 250 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। फिर दोनों की ही फेयर वैल्यू आज गिवन नहीं, चलो कर लो कमाइयां, नहीं गिवन, कोई बात नहीं। कैश पेड तो है ना, तो कैश पेड तो लिख लो, कितना? 500। अब जी दोनों की फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, तो मुसीबत पड़ गई, अब एसेट को तो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है, एक चीज तो फिर भी हमारे पास है, पुराने कैश पेड नहीं, पुराने एसेट की बुक वैल्यू तो है। जो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है ना, इसके अंदर पुराना एसेट जा रहा होता है, असल मसला ही है, ठीक है ना। नए की फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, पुरानी की फेयर वैल्यू गिवन नहीं, कोई बात नहीं, पुराना हमारी किताबों में पड़ा है तो उसकी कॉस्ट तो पड़ी होगी, उसकी अकोमोडेशन तो पड़ी होगी, यानी उसकी बुक वैल्यू, हमारी बुक्स वाली वैल्यू तो है ना हमारे पास, ठीक है। तो फिर ये मरता क्या ना करता वाला केस होता है, ठीक है। ये इस सिनेरियो के अंदर हम एसेट अकाउंट के अंदर जो न्यू की कॉस्ट लिखते हैं, वो न्यू की कॉस्ट हम बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड या माइनस कैश रिसीव्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो बुक वैल्यू कितनी है जी? 50 है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेशन 50 है बुक वैल्यू, ठीक है। तो 50 बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड है, प्लस कैश पेड है तो प्लस कर दो, रिसीव हो तो माइनस कर दो, प्लस करना है क्योंकि कैश पेड हो रहा है। तो नए की हमें कितनी कॉस्ट हम लिखेंगे? नए की 550 रुपये, ठीक हो गया जी। जी अगर एसेट नए की फेयर वैल्यू भी गिवन नहीं है और पुराने की भी गिवन नहीं है, तो हमारे पास एक चीज़ तो अवेलेबल है, वो है हमारे पुराने एसेट की बुक वैल्यू। हम अपने पुराने एसेट की बुक वैल्यू पकड़ेंगे और उसमें कैश रिसीव्ड या पेड को हम एडजस्ट कर देंगे। तो हमने कैश पे किया इस ट्रांजेक्शन में, तो हम बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश, इससे हम कॉस्ट ऑफ न्यू निकाल लेंगे, यानी ये फॉर्मूला हमारा बना। अगर ये सिनेरियो हो कि दोनों की ही कॉस्ट, दोनों की ही फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो फिर कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकालें भाई? बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड या माइनस कैश रिसीव, ठीक है जी। समझ आइए रिपीट वाले बच्चे? ठीक हो गया जी। ये तीसरा और आखिरी सिनेरियो था, और अगेन ये तो बिल्कुल ही ना होने वाला सिनेरियो है, जो आए नॉर्मली नहीं आता। उसकी वजह जरा गेन लॉस बताना मुझे। ना कोई लॉस आया ना कोई गेन आया। इस ट्रांजैक्शन को कहा जाता है दिस ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। क्या कहा जाता है जी? द ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। क्या मतलब? ऐसी ट्रांजैक्शन है जिससे दोनों पार्टियों में से किसी एक को भी कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आप देखें तो नेट वर्थ में, नेट कैश फ्लोज में क्या फर्क आया? ये तो ऐसे ही हो गया कि हमने चीज के साथ चीज को बदल लिया।
ना कोई नफा ना कोई नुकसान, तो चीज़ के साथ चीज़ को बदल लेना, ये कमर्शियल सब्सटेंस लैग कर रही होती है ट्रांजैक्शन। तो ये मजबूरी के दर्जे में हमें इस तरफ जाना पड़ता है। जब दोनों की फेयर वैल्यू गिवन ना हो तो फिर हम बुक वैल्यू प्लस माइनस कैश करते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है कि सवाल के अंदर फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड नजर आ जाए तो हम भाग के उसको पकड़ेंगे और प्लस माइनस कैश करके न्यू की कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। अगर फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड गिवन नहीं है और न्यू की गिवन है तो फिर वो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू वही उसकी कॉस्ट है, न्यू की कॉस्ट है, ठीक है। और अगर दोनों ही गिवन नहीं है तो मजबूरी में फिर बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड, ठीक है। मैं एक मिनट, आपकी जिन्होंने तस्वीर नहीं बनाई इंतजार कर रहे थे इकट्ठी बनाने की, उनके लिए ना मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ ताकि थोड़ा सा जूम कर सकूँ और आप पिक्चर ले सकें। इसको तो मिटा दीजिए, स्ट्रोक जी, ये बना लें तस्वीर अगर। जो फेयर वैल्यू न्यू है वो हमारी कॉस्ट नहीं, तो मंथली जो हमारी जो वो फेयर वैल्यू ओल्ड है वो ले लिया गया। जब हमारी फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड गिवन ना हो, अभी तक मैंने इस तरह से सिखाया, डीप डाउन जाके सोचना, घर बैठ के सोच। अभी सबके हिसाब से जब फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड गिवन नहीं है, जब फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड गिवन नहीं है तो हम न्यू की फेयर वैल्यू को ही कॉस्ट कहते हैं। जाहिर सी बात है, आपकी बात शायद किसी दर्जे में ठीक है, पर मैं उस तरफ बच्चों को नहीं लेके जाना चाह रहा, ये याद करने दो जी। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड गिवन है तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड या माइनस कैश रिसीव, अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है या सिर्फ ओल्ड की गिवन है तो, और अगर ओल्ड की गिवन नहीं है तो फिर फेयर वैल्यू ऑफ न्यू ही उसकी कॉस्ट है, और अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन नहीं है तो बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस माइनस कैश, ठीक है। इसको याद करें, सही है जी। ये तीन सिनेरियोज हैं। हम एसेट की कॉस्ट, नए एसेट की कॉस्ट निकालने के लिए ये तीन में से कोई एक सिनेरियो आ सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो हमारा सिनेरियो 1 ही है, यही आई कैप को पसंद है, नॉर्मली ये टेस्ट करता है, ठीक है। सिनेरियो 2 बिल्कुल सिंपल होता है, इसलिए उसको पसंद नहीं कर रहा होता आई कैप, ठीक है। चलें जी, अब आ जाएं फिर अपने सवाल की तरफ। आज वाला मेन सवाल, अकमल ब्रदर्स। अच्छा जी, ये आपका होमवर्क हो गया। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 3 ट्रांजैक्शन है अलग अलग, पहले ये देख लें, ठीक है। ये 3 ट्रांजैक्शन में, ये तीनों एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। सवाल ने तो कहा है कंप्यूट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, ये नहीं कहा लेजर बनाओ या एंट्री करो, तो आप प्लस माइनस करके भी निकाल सकते हो, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी फरमाइश है कि आप इन तीनों ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री करना, ठीक है। बस इसके अंदर थोड़ी अंग्रेजी में मसला आ सकता है, तो वो मैंने बता दिया पिछली क्लास बच्चों को कि फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली मेजरेबल का मतलब है, मुश्किल अंग्रेजी लिखी हुई थी, मतलब गिवन है। फिर फेयर वैल्यू ऑफ फलां इज मोर एविडेंट या फलां इज मोर, ठीक है। मोर एविडेंट का मतलब है कि गिवन, जिसके बारे में कहेगा ना दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू गिवन है, ठीक है, लेकिन जो रिसीव हुआ है उसकी ज्यादा एविडेंट है, तो मतलब फिर उसी की गिवन हुई ना, इस तरह से सिर्फ है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले केस में कहता है फेयर वैल्यू दोनों की गिवन है, दूसरे में कहता है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड इज क्लियरली मोर एविडेंट, मतलब फेयर वैल्यू ऑफ न्यू इज गिवन, और तीसरे में कहता है दोनों की ही फेयर वैल्यू गिवन नहीं है। ये वही 3 सिनेरियोज हैं, अलग अलग ट्रांजैक्शन इस तरह से चलनी है, ठीक है ना। हाँ, बस ये देख लेना कि सवाल के अंदर कैश रिसीव भी हो रहा है, पे भी हो रहा है, और कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। कैश 0 कर देना जर्नल एंट्री में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है आज का नंबर 1, ओके। अच्छा आए जी, ये सवाल पे जो कल आपको होमवर्क दिया था, कितने बच्चों ने ट्राई किया था वैसे? अच्छा, जिन्होंने ट्राई किया उनको जो मसले मसाइल आए भी ना, फिर भी अगर आज वो देखेंगे ना सवाल सॉल्व करते हुए, तो वही देखेंगे ये 12 नंबर के सवाल में से 5-6 नंबर तो फिर भी वो ले गए थे। भाई ओपनिंग तो सबने सही लिखा ही होगा, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में एडिशन मैंने कॉस्ट बता दी थी निकालनी कैसे, 120 निकालनी है, वो भी सही लिखी होगी, जाने वाले एसेट की कॉस्ट क्रेडिट भी सही की होगी, उसकी कंडीशन डेबिट भी सही की होगी, डेबिशन एक्सपेंस के अंदर सही है, माना मैंने, ये वाली ट्रांजैक्शन की समझ नहीं आई होनी, थर्ड की, ठीक है, सॉरी सेकंड की, थर्ड तो किसी हद तक सही कर ही ली होगी, डेबिशन एक्सपेंस में भी हाथ पांव मारे होंगे। तो मकसद कहने का ये है कि आपको सवाल देके भेजने का मकसद यही होता है कि आप हाथ पांव मारो, अगले दिन जब पूरा सवाल करवाया जाए तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिले कि यार कख नहीं आता सवाल को देख के यूं लगता था कुछ भी नहीं आता, हमने हाथ पांव मारा फिर भी हमारे को आधे को नंबर के करीब पहुंच गए। तो जब हम कॉन्सेप्ट लेकर सवाल कर रहे होंगे तो फिर भी बाहर ना होने वाला सवाल, ना समझ आने वाला सवाल भी आपको 60-70% मार्क्स देकर जाएगा। तो मकसद सिर्फ वही होता है, अगले दिन करवाना तो होता ही सवाल। मैंने आज चेंज इन एस्टीमेट छेड़ के भेज दूंगा, पिछली क्लास को तो छेड़ के भेज दिया, ठीक है। अब आप तो परेशान होके जाएंगे, पता नहीं यार ये क्या मुसीबत पड़ गई, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगले दिन तो मेहनत करेंगे उसके ऊपर भी, ठीक है ना। लेकिन क्या करें, अगर आपको रिलैक्स करके भेज दूं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं ना, ठीक है। पास पेपर का सवाल कर रहे हैं हम, ठीक है जी। ये
इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर, बल्कि शायद FR1 के अंदर ही आया था कुछ अर्सा पहले। बहरहाल अब तो यही अकाउंटिंग आपकी, ये सवाल आ सकता है एज इट इज़ भी। नॉर्मली इस सवाल से ही अगली स्टेज ज़्यादा टेस्ट होती है जो हम नोट बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो नोट तो वही बना सकता है जिसको ये सब कुछ आता हो। नोट को ये थोड़ा ही है कि कोई वो प्रिंटिंग मशीन से नोट छापना है, ठीक है ना। नोट बनाना है, सब कुछ इसके बैक एंड पे चल रहा होता है सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, बहरहाल रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ा करो सवाल की। ये सवाल सही करने की आधा जो आप ना सही करने की तरफ चले जाते हो सवाल, अगर रिक्वायरमेंट पहले पढ़ के उसको 2 दफा रीड कर लो तो आधा चांस होता है कि अब आप सवाल सही कर लोगे, बाकी आपकी तैयारी के ऊपर है, ठीक है ना। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़नी है, सवाल को 2 दफा पढ़ना है, फिर सॉल्व करने की तरफ जाना है, ठीक है। ओके, तो सवाल की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स। प्रिपेयर करो लेजर अकाउंट्स, कौन कौन से, पर्टेनिंग टू मशीन्स, ठीक है। 31 नंबर 17 वाले साल के लेजर अकाउंट्स बनाओ मशीन के, कौन कौन से, कॉस्ट यानी एसेट अकाउंट बनाओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और गेन लॉस ऑन, यानी गेन लॉस ऑन डिस्पोजल आप जर्नल एंट्री से निकालेंगे तो आपको ये 4 नंबर मिलेंगे। ये 2 अकाउंट्स बना लोगे और गेन लॉस की जर्नल एंट्री करोगे, है ना। जर्नल एंट्री करोगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने ये कहा है ऊपर लेजर बनाओ, कौन कौन से, कॉस्ट का, मशीन की कॉस्ट यानी एसेट अकाउंट, मशीन की कमोडेशन और मशीन के लिए डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। तो गेन लॉस ऑन डिस्पोजल हम तो अलग अलग ही बनाएंगे, ठीक है, जितने डिस्पोजल हुए। ओके, ये रिक्वायरमेंट समझ आ गई। अच्छा, मैं तो कहता हूं पॉइंट 4 भी पढ़ दें ताकि ये साइड पे हो जाए। पॉइंट 4 क्या है, जरा पढ़ लो। मशीन्स आर डेप्रिसिएटेड 15% पर एनम यूजिंग, तो 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, ठीक है। एक एडजस्टमेंट भी हमने पढ़ ली। लो शुरू करते हैं जी। रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना सबसे पहले सबसे ज्यादा अहम बात होती है कि हम रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर लें, ठीक है। एड्रेस करने का मतलब क्या है, जो उन्होंने कहा है वो हम ड्रॉ कर लें, ठीक है। बेटा आप वाली ट्रांजैक्शन भी आएगी सवाल के अंदर, देख लीजिएगा जी। ये हम होमवर्क लेक्चर कौन सा है, लेक्चर 20 का होमवर्क क्वेश्चन 1 अकमल ब्रदर्स, कामरान अकमल और उमर अकमल ब्रॉस, स्नो ब्रॉस के बाद स्नो ब्रॉस किसने खेली हुई है, स्नो ब्रॉस तो वीडियो गेमों की दुकानों पे जाके खेली हुई है या मोबाइल में, गेमों में चले टोकन के साथ। अच्छा जी, ये स्विंग ऊपर कर दें यार, किधर है वकास नहीं है, चलें उधर बैठे हो जो भाई साहब, वो किसी को कह दें स्विंग ऊपर करवा दें, या किसी के पास है रिमोट तो कर दें। अच्छा जी सुने, एसेट अकाउंट की बजाय लिखेंगे हम मशीन्स अकाउंट और इसको बनाना है एट कॉस्ट। अच्छा एक और मजे की बात भी बता दूं, मैं इसको रुपीज इन थाउजेंड में करूंगा, आप लोग जो मर्जी करें, वक्त बचता है जी इससे बहुत, इसलिए ये सिखाता हूं आपको, ठीक है। बाकी जरूरी नहीं है, आप रिलैक्स जैसे फील करें वैसे किया करें। ओके, नेक्स्ट है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, अच्छा ये एब्रीविएशन जो है ना, डेप एक इस किस्म की बातें अगर रिक्वायरमेंट हो ना लेजर तो ये ना इस्तेमाल किया करें, पूरा नाम लिखा करें आप, ठीक है। मैंने बेशक लिखा हुआ है, आपने नहीं ऐसे करना, ठीक है। रुपीज इन थाउजेंड कहीं मैं छोड़ दूं कोई नहीं, मुझे माफी है, आपको नहीं है, ठीक है। क्यों, मुझे पता है ना, हाँ आपका पर्चा भी पास होना है, इंशाल्लाह करेंगे तो पास होगा ये सारे काम जी। रुपीज इन थाउजेंड, अब मैं डिस्पोजल अकाउंट्स पे नहीं लिखूंगा, बस आप लिख लेना, ठीक है। अच्छा पढ़ें जी अब एडजस्टमेंट, फॉलोइंग अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन्स ऑफ Akmal Bros, the balances of cost and accumulated depreciation of machines as on यकम जनवरी 17 वर 800 and 333 रिस्पेक्टिवली जी। ओपनिंग बैलेंसेस है यकम जनवरी 17 पे, तो यकम जनवरी 17 ब्रॉड डाउन 800 मशीनरी का है और यकम जनवरी 17 ब्रॉड डाउन 333। लो जी नंबर मिलना शुरू, ये नंबर भी, इसके भी नंबर है, देखो ना स्टेटमेंट फॉर्म में कभी कभी दे सकता है ओपनिंग बैलेंसेस, पहले जो आपको टेबल फॉर्म में मिल रहा था ना सारे सवालों में, ऐसे भी आ सकता है। अब इससे सवाल में से उठाकर इन फिगर्स को, एसेट अकाउंट को डेबिट साइड पे ओपनिंग लिखना, अक्यूमुलेशन का ओपनिंग जब वो क्रेडिट साइड पे लिखना, ये कॉन्सेप्ट है, इसके भी नंबर होते हैं, तो नंबर मिलना शुरू हो चुके हैं, ठीक है जी। नहीं बनता, बैलेंस शीट तो इक्वल आती नहीं, मेरी तो आज तक कभी नहीं आई पूरे सीए में। अच्छा जी, सेकंड ट्रांजैक्शन को थोड़ी देर छोड़ दो,
और थर्ड ट्रांजैक्शन पढ़ो, पर्चे में नहीं आई, घर पे आ जाती थी। जी ये ट्रांजैक्शन में दरमियान में ये ऐसे चीजें कुछ आ रही थी, ये कोई नहीं है, ट्रांजैक्शन ऐसे इकट्ठी है, ठीक है ना। अब इसको पढ़ें। ये ट्रांजैक्शन तब आपको आती है, इसकी तो डिस्कशन हम कर चुके हैं जी। ऑन 1 जुलाई 2017 अ मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 40 ऑन दैट डेट, ये 40 क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड, ठीक हो गया जी, ऑफ ओल्ड, was exchanged for a new machine. The balance of purchase price was paid through check of 80,000, वही कैश पेड, कैश पेड मैं लिख रहा हूं, ठीक है, एंट्री करते हुए बैंक डेबिट या बैंक क्रेडिट कर देना, ओके। वो हम जो चीजें देख रहे थे ना एग्जांपल में, जरा वो निकाल लें। द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस का मतलब बताया था आपको, जो प्राइस टैग ऊपर लगा होता है यानी फेयर वैल्यू। द लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू मशीन वाज 130, ये क्या है जी, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू है। कॉस्ट तो अभी डिसाइड करेंगे, कॉस्ट ऑफ न्यू मत कह दो इसको, क्योंकि फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड सवाल ने दे दी है। द ओल्ड मशीन हैड अ कॉस्ट ऑफ, पुराने की कॉस्ट 65 है, 1 अक्टूबर 15 इसकी डेट ऑफ परचेज है पुराने एसेट की, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर सवाल में फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड भी गिवन हो और फेयर वैल्यू ऑफ न्यू भी गिवन हो, तो हम किसको इग्नोर करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू को कर देंगे इग्नोर, और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश करके हम निकालेंगे फेयर वैल्यू ऑफ, ये कॉस्ट ऑफ न्यू, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ न्यू हमारे लिए होगी 40 प्लस 80 इज इक्वल टू, ये मैंने वैसे ही कल आपको जाते जाते बता दिया था कि 120 लेना, 130 मत लेना, समझाऊंगा कल, तो आधा घंटा तो लग ही गया, पौना बल्कि शायद इससे भी ज्यादा लग गया, लेकिन अब समझ आ गया हमें, ठीक है, कि हमने 120 क्यों लिया था, 130 को आईजी नोरे क्यों किया था, ठीक है, ओके, सही है। यहां तक को मसला, अगर यहां तक को मसला नहीं तो फिर सवाल तो खत्म हो गया। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन तो फिर आपको आती है, और तो इस ट्रांजैक्शन में कुछ है नहीं, ठीक है, करें ट्रांजैक्शन, चलो। डिस्पोजल का अकाउंट बनाते हैं, डिस्पोजल 2 हैं, अलग अलग लेजर्स बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं ये एक्सचेंज वाले डिस्पोजल का अकाउंट बना रहा हूं, डिस्पोजल निशानी के लिए यहां एक्सचेंज लिख लिया मैंने, ठीक है ना, ओके जी। स्टेप वन वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ, कितनी है जी, 65। तो एसेट अकाउंट को 65 से क्रेडिट किया, डिस्पोजल 65 से डेबिट हो गया। यहां पे क्या लिखोगे, मेखाइंस लिखोगे, एसेट ना लिखना, और यहां पे डिस्पोजल, डेट बताना पसंद करेंगे, ऑन 1 जुलाई 17, ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कितना हो रही है, 1 जुलाई 17, तो 1 जुलाई 17। अच्छा एक बात तो बताओ, यहीं पे ये बात क्लियर कर दो, 1 जुलाई 17 का मतलब, हाँ अकाउंटिंग में मैंने आपको कई बार बताया कि जो फर्स्ट डे या लास्ट डेट है ये इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। ये ना हो ना कि आप जुलाई का महीना भी इसको डेप्रिशिएट करते फिर रहे हो, ये ना कहना कि जुलाई लिखा गया तो जुलाई नहीं भाई, ये 1 जुलाई का मतलब 30 जून भी होता है, तो ये जुलाई का महीना इस्तेमाल नहीं हुआ, ये 30 जून 17 की शाम को रात 12 बजे तक 30 जून 17 रहता है, ठीक है, और 12:01 पे 1 जुलाई 17 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक ही डेट कंसीडर की जाती है। अगर 1 जुलाई में पड़ा है तो ये ना कह देना जुलाई भी डेप्सिट करेंगे हम, 7 महीने डेप्सिट करेंगे, जब डेप्सिशन की बारी आएगी तो इसको कितने महीने डेप्सिट करना है, 6 महीने, कितने महीने, 6 महीने, ओके। अच्छा चलिए तो ऐसी बात बीच में। स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद, ये वही वाली एडजस्टमेंट, ठीक है। स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ, डेबिट कर दो डिस्पोजल, ठीक है। स्टेप 2 वी विल डेबिट द accumulated डेप्शन अकाउंट विद, अब तफसीली काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो किस दिन खरीदा था हमने इसको, 1 अक्टूबर 15 पे, कॉस्ट थी 65, रेट है 15% रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2015 पर इसकी कॉस्ट थी 65, 31 दिसंबर 15 इसकी जिंदगी में आया, तो डेप्रीसिएशन 65 इंटू 15%, लेकिन पूरा साल नहीं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना जी, कितना, 3/12 ना जी। आप बताओ 2.4, राउंड करके सिर्फ एक डेसिमल यूज करते रहना है, ठीक है, ठीक है।
नहीं करना तो ये भी ना करो बेशक, कोई मसला नहीं है। बोलो। मैं असल में ना, मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आप 1000 या मिलियन में सवाल कर रहे हो, ठीक है, और फिगर इस तरह छोटी छोटी आ रही है, जैसे डबल फिगर में सवाल चल रहा है, 10 हो गया, 8 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, तो ये डर है, इधर देखो ना, ध्यान करो किधर जी, ये डर है कि आपके फिगर पे परसेंटेज लग के कहीं ऐसी फिगर ना आ जाए 0.3 या 0.4, उसको राउंड डाउन करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। इसलिए अगर 1000 या मिलियन में सवाल कर रहे हो और सवाल के अंदर फिगर ऐसी छोटी छोटी हैं, यानी डबल फिगर से आगे नहीं जा रही ज्यादा बात, ठीक है ना, तो फिर एहतियातन डेसिमल के बाद एक डिजिट यूज कर लो, ठीक है, और सही है। अच्छा जी, बता दें बुक वैल्यू, बता दें 62.6, फिर 31 दिसंबर 16 पर डेप्रिसिएशन, दोबारा नहीं लिखना, टाइम बचाना है, वर्किंग है, इसके नंबर थोड़े फिगर के हैं नंबर, नो डाउट, लेकिन कोई जरूरत नहीं यहाँ पे एक जगह पे उसको जब वर्किंग शो करने की, बस कैलकुलेटर पे लिखो 62.6 और 15 से मल्टीप्लाई करो, 15% से 9.4, कैलकुलेटर पे 53.2 आता है। अच्छा, बुक वैल्यू आ गई, लेकिन ये बुक वैल्यू जरा खतरनाक है। क्यों भला? ये पिछले साल के आखिरी दिन की है, यानी हमारे साल के पहले दिन की है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमें इसकी जरूरत पड़ती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन के बाद। तो इसके लिए तो हमने एक तरीका रखा हुआ है कि हम अपने साल के पहले दिन की बुक वैल्यू इसके साथ लिख लेते हैं, ताकि ये गलती हमसे ना हो, ठीक है। अब हमारे साल के अंदर ये बिक गया है यकम जुलाई 17 को, लेकिन अगर इसको 6 महीने परेशान हो रहे हो ना, गलती से 7 महीने लिखने की तरफ दिल कर रहा है, तो इसको 30 जून 17 लिख लो, और मैं यकम जुलाई 17 से लिख रहा हूं क्योंकि सवाल के अंदर यकम जुलाई 17 ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो सही है ना। जुलाई का महीना डेप्रिशिएट नहीं करना, ये 30 जून 17 तक ही इस्तेमाल हुआ, यकम जुलाई 17 से तो नए वाला इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, तो उसको डेप्रिशिएट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन अब ये जरा शो कर दो, 53.2 इंटू 15% इंटू 6/12 जी, 4 हो गया ना, राउंड कर दिया हमने, 49.2, ये हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। अभी हम एक स्टेप दूर हैं, ये बुक वैल्यू आ गई है। एक्यूमुलेटेड से निकालने के लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 65 माइनस 49.2 इज इक्वल टू 15.8। स्टेप 2, we will debit the accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। क्रेडिट कर देंगे डिस्पोजल अकाउंट को। आप पूरा क्यूनेशन लिखोगे, मैं तो एक्डेप लिखूंगा जी। डिस्पोजल 1717 वर्किंग 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। तो कैश पे हो रहा है, रिसीव हो रहा है, पे हो रहा है, तो कैश पे होगा तो कैश, हाँ, लेकिन कैश नहीं, बैंक, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, द बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस वाज पेड थ्रू अ चेक ऑफ 80,000। तो ये आज से पहले कभी नहीं देखा था, मुश्किल भी कोई नहीं लगा। बेस स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्सेप्ट बनाओ, कैश की जगह बैंक आ जाएगा, कभी पेबल भी आ जाएगा, पेबल आएगा, रिसीवेबल आएगा, देख लेंगे, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो फिलहाल तो वैसे जैसे सीखा वैसे बोलो जी। कैश आ रहा है तो कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, ऐसे होगा नहीं, जा रहा है, कैश पे हो रहा है तो कैश क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट। कितने से? 80 से, लेकिन कैश मत लिखो, यहां पे क्या लिखोगे? नहीं, ओके, 1717। अब ये कंफ्यूज कर रही है, अच्छा, मैंने कहा मैं कैश लिख देता हूं, कंफ्यूज कर रही है तो, ठीक है जी, ओके जी। अब एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, तो नए एसेट का आना भी रिकॉर्ड होना है, तो नए एसेट का आना एसेट अकाउंट में होगा डेबिट। अब ये जो था ना, ये कहानी थी जहां पे थोड़ी सी देखने वाली, जिसके ऊपर मैंने पहला पौना घंटा आधा घंटा क्लास का लगाया है। कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकाली, 120 40 जमा 80 करके 130 को क्या किया, इग्नोर। तो पर्चे में क्या नई वर्किंग ओपन कर लेंगे? नहीं, यहां पे वैसे लिखेंगे क्या, एसेट अकाउंट ने डेबिट होना है, डिस्पोजल अकाउंट ने क्रेडिट होना है, तो यहां पे हम क्या लिख दिया करेंगे, डिस्पोजल। और इस लिखे हुए डिस्पोजल से परेशान नहीं होना, डेबिट साइड पे आ रहा है तो एडिशन ही है, ये एक्सचेंज की वजह से चूंकि आया ना एसेट, तो एज अ होल ट्रांजैक्शन का गेन लॉस निकालने के लिए इसको भी डिस्पोजल अकाउंट में जरा चेक किया हमने। बहरहाल इसको एडिशन भी कोई लिख देगा ना तो गलत नहीं है, पर मैं कहूंगा डिस्पोजल ही लिखें, ठीक है ना। एडिशन भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, ठीक है। डिस्पोजल के आगे ब्रैकेट में एडिशन लिख दो, या एक्सचेंज एडिशन लिख दो, कुछ भी अपनी निशानी के लिखना लिख लो। पर्चे में सिर्फ डिस्पोजल भी लिखो तो सही है, पर्चे में सिर्फ एडिशन भी लिख दो सही है, लेकिन मैं कहूंगा डिस्पोजल ही लिखना, ओके, ठीक है। लेकिन पर्चे में करोगे क्या, 40 + 80 बस इनफ है, वो आधे घंटे की डिस्कशन इस एक ब्रैकेट में बंद है, बस पर्चे के लिए सिर्फ इतना सा लिखना है, वर्किंग भी अलग करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमने ये बताना है कि 130 लिखे होने के बावजूद 120 हमने कैसे बनाया, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड स्टैंडर्ड में लिखा हुआ, ठीक है ना। तो 40 एसेट अकाउंट में डेबिट हुआ, सॉरी 120, और
डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट हो गया, यहाँ पे मखाइंस लिख दो, मखाइंस होता है ना। ओके, नाउ स्टेप 5 पे चला गया था ना असल में। स्टेप 5 क्या है? ये लॉस निकालना है, ठीक है। किस तरह बैलेंसिंग फिगर आ रही है? क्रेडिट साइड पे माशाल्लाह से लॉस है, माशाल्लाह लॉस है। टेस्ट में ध्यान रखना गेन भी आ सकता है जी, 9 पॉइंट। और जिसने टेस्ट ना दिया नाका लगेगा, कल नाका लगेगा और मेरे आने से पहले वो खड़े हो जाएंगे। नाका नहीं मतलब अंदर आ जाएंगे टीएस, ठीक है ना। और वो बच्चे मेरे आने से पहले खड़े होंगे इंशाल्लाह, और वो खड़े ही रहेंगे। और जो ये कहना चाहे मुझे कि जी रोज़ा है ऐसे ना करें, तो उनको इसीलिए आज एक दिन पहले बता रहा हूँ। जिसने मेरे से रोज़े की बेदबी नहीं करवानी वो टेस्ट दे दे, वरना मैंने खड़े रखना है। और कल की क्लास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सचमुच। चेंज इन एस्टीमेट आज शुरू करना है, वो तो कल पहले आधे घंटे में फड़का देना है। वैसे मैं देख भी लेता हूँ आपकी तसल्ली के लिए कि जब आप अगर कल की क्लास मिस करते हैं तो क्या होता है, चेंज इन एस्टीमेट तो डिस्कस होने आधे घंटे में हो जाना है। ओ एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू बनाना सीखेंगे, ओ पास पेपर्स, हो। तो कल की क्लास मिस करना तो मौत है ही है, और वो क्लास मिस ना की जाए और बैठ के पढ़ ली जाए, उसके लिए टेस्ट देना जरूरी है। तो काइंडली टेस्ट दे के आइएगा। और जिसने टेस्ट में फ्रॉड लगाना है ना, जाके हाजिरी लगानी है, ठीक है। रिजल्ट वाले दिन उसको भी सजा मिलती होती है, ठीक है ना। जो ये सिफर वाले होते हैं ना, जो फाइट नहीं होती, वो पेपर अलग कर लेते हैं मेरे टीएस, तो उनके लिए इंशाल्लाह अलग से खिदमत का दिन होता है, ठीक है ना। तो टेस्ट नहीं जी, अपने लिए पढ़ना है आपने, मेरे लिए थोड़ी पढ़ना। ओके, नाउ प्लीज एडजस्टमेंट इज ओवर। कोई मसला तो नहीं है? नहीं। डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं मेरे चांद, अभी एक ट्रांजैक्शन रहती है। ओके, मेरा भी हौसला ही है, चांद ही कह देता हूं। तो माँ बाप का और उस्ताद का कोई हाल नहीं होता, बस अल्लाह माफ ही कर दे इन दोनों को। अच्छा, चले, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है इंसान, सबसे खूबसूरत अल्लाह ने कहा मैंने बनाया, ठीक है। तो चांद तो हैं सारे के सारे जी। मशीन एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 14 हैविंग नेट बुक वैल्यू ऑफ 31,935 ऑन 1 जनवरी 17 वाज बेच दी गई फॉर 34,000 ऑन 30 अप्रैल 17। अभी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल मैंने ना पिछली क्लास में से डिस्कस ही नहीं किया सिरे से, उम्मीद है आपकी क्लास में भी नहीं करूंगा, क्योंकि फिर इस तरह से ना वो जरा बैलेंस आउट हो जाता है। या देख लूंगा, कर दिया तो फिर बार, लेकिन करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट इसका करवा दिया था। मैंने कहा था कल एग्जाम्पल से समझाऊंगा, क्योंकि आखिर में 5 मिनट रह गए थे और 5 मिनट में मेरे पास परेशान करने के लिए टाइम था। चेन एस्टीमेट थोड़ा सा बता के मैंने भगाना था, जाओ ऐसे कर लेना, देखना कुछ कोशिश करना, जाओ। तो वो करने के लिए वो फिर मैंने ना इसको मिस कर दिया था। ये कल एग्जाम्पल से 5 के बजाय 10 मिनट लगा कर समझाऊंगा, ठीक है ना, तसल्ली से। और चेन एस्टीमेट फिर कल कर रहे होंगे हम। बहरहाल इसको फिलहाल छोड़ दो, यूं समझो कि कुछ है ही नहीं ये, ठीक है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट मैंने एंड पे करवाना है, वो एंड पे करवाऊंगा, ओके। अच्छा चलो जी, डिस्पोजल है, सिंपल डिस्पोजल है। क्या हो गया? एसेट जिसको बेचा है, स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। और कॉस्ट गिवन है जी 31,935, 31,935। क्या ये कॉस्ट नहीं है? तो क्या हम इसको एसेट अकाउंट में से नहीं निकाल सकते? नहीं है कॉस्ट, तो जो है वही निकाल दो ना। एसेट अकाउंट में अगर कॉस्ट पड़ी है तो डिस्पोजल के वक्त भी उसकी कॉस्ट निकलनी है। ये तब निकालते अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बना रहे होते, वो भी इंशाल्लाह कल शुरू हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो वो तो इंपॉर्टेंट चीज है, एक ही दिन आने और उसमें चले जाने, और पास में सवाल भी आते हैं उसमें से, तो वो तो मिस नहीं कर सकते आप लोग क्लास, ठीक है। तो इसलिए आप लोग टेस्ट तो लाजमी दे रहे होंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी यहां पे आके टेस्ट देने की सहूलत मौजूद है, तो वो भी आ सकते हैं टेस्ट देने, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये तो नहीं ला सकते हम। अब मसला ये है कि कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, बुक वैल्यू अवेलेबल है, हमें उससे कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखनी है। यह सवाल इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक, ये जो फेयर वैल्यू के ये कॉस्ट ऑफ न्यू इन केस ऑफ एक्सचेंज वाला सिनेरियोस हमने पढ़े, ये बहुत ज्यादा टेस्ट करता है। इस सवाल में पढ़ लिया, आगे 5-6 सवालों में देखोगे तो आपको ये नजर आ जाएगा कहीं ना कहीं। दूसरा, ये कॉन्सेप्ट कि अगर एसेट की कॉस्ट अवेलेबल ना हो और एसेट अकाउंट कॉस्ट से बन रहा हो, हमें चाहिए हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, जो मैंने आज ट्रीटमेंट कर देना सवाल में, कल उसको समझाऊंगा भी सही। ये तीनों इस तरह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एडजस्टमेंट एक सवाल कर लेते हैं ना, उस जैसी एडजस्टमेंट जितनी दफा आएंगी वो आपका सवाल सुकून से हो जाया करता है, ठीक है ना। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। अच्छा, अब मसला ये है, मसला क्या है जी? मसला पहले तो मसला ये है कि मैं मार्कर तरह चेंज कर लूं जी। मसला ये है कि कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसे कैलकुलेट करने की तरफ जा रहा हूं। तरीका देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट,
ठीक है, इफ इट इज मिसिंग इन क्वेश्चन। ठीक है जी, अब इसके एंड पर ना जब ये काम कर लेंगे तो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि कौन कौन सी चीजें अगर अवेलेबल हो तो ये मुमकिन है। ठीक है ना, फिलहाल मैंने ये बात पूरी नहीं की, इस बात को अभी पूरा कर लेते हैं। ठीक है ना, अब कैलकुलेट करनी है हमने कॉस्ट, अवेलेबल नहीं है। सवाल में अवेलेबल क्या है, बुक वैल्यू अवेलेबल है, और ये उसने बता दिया है कि हमने खरीदा था यकम जनवरी 17 पे ये बेचा है, यकम जनवरी 14 पे हमने इसको खरीदा था। अब मसला है कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। अब तरीका ध्यान से देख लें, यूनिटरी मेथड या फॉर्मूला वगैरह भी इसका कल लिखवा दूंगा, आज तो सिर्फ बस जुगाड़ लगा दिया था। ठीक है ना, समझा दिया था वो। ठीक है, तो किस दिन खरीदा था हमने, अब वो कॉस्ट जो हमें नहीं पता उसको अज्यूम कर लो 100। ठीक है, हम क्या करेंगे, अज्यूम कॉस्ट इज इक्वल टू 100। बेसिकली ये 100% है, लेकिन परसेंट नहीं लिख रहा, ये 100 है। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं 100 रुपए का अगर एक एसेट हो और वो यकम जनवरी 14 को खरीदा गया हो और 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से डेप्रिशिएट हो, तो वो 30 अप्रैल 17 पर कितनी बुक वैल्यू होगी उसकी। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 30 अप्रैल 17 की उसने हमें बुक वैल्यू दी हुई है, तो हम अपने एक फर्जी एसेट की बुक वैल्यू निकाल के ना परसेंटेज में, उससे वो यूनिटरी मेथड वाला फॉर्मूला लगा के कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो चेक करना जरा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी, किस दिन खरीदा हमने, यकम जनवरी 14 पर। कॉस्ट थी इसकी 100, अज्यूम कॉस्ट। ठीक है, 100। 31 दिसंबर 14 इसकी जिंदगी में आया होगा, तो डेप्रिसिएशन 100 इंटू 15%। ठीक है, चलो ब्लैक से जाने दो। ठीक है, 15। बुक वैल्यू आ गई 85। फिर जी 31 दिसंबर 15, डेप्रिसिएशन 85 इंटू 15%, कितना बना, 12.8 कर दो। चलो 75 लिख लो, जरा एग्जैक्ट फिगर करीब करीब आ जाए। वैसे 8 भी करते हैं तो कोई मसला नहीं है जी। बुक वैल्यू 72.25 बुक वैल्यू। फिर 31 दिसंबर 16, डेप्रिसिएशन 72.25 इंटू 15%, 10.84 जी, 61.41। अब ये बुक वैल्यू हमने निकाल ली मेरे दोस्तों 31 दिसंबर 16 की, यानी यकम जनवरी 17 की। इसी डेट की बुक वैल्यू तो सवाल ने भी दी हुई थी। ठीक है, हमने ये जो बुक वैल्यू निकाली है ये परसेंटेजेस में निकाली है बेसिकली। ठीक है, सवाल ने यही बुक वैल्यू रुपीज में दी हुई है इस दिन। अच्छा, मैं ना 1000 में सवाल कर रहा हूं, मैंने माना, लेकिन मैं फिलहाल इसको 31,935 लिखने लगा हूं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं यहां पर 31.935 लिखूं तो आपको ये दोनों परसेंटेजेस ना लग रही हो, जरा थोड़ा सा, इसलिए मैं ना रुपीस पूरे लिख रहा हूं। ठीक है ना, जब आंसर निकल आएगा फिर 1000 में ही करेंगे, सवाल 1000 में करेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको कंफर्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो ये देखो भाई, हमने क्या किया, ये सवाल ने जो 31,935 रुपए की बुक वैल्यू दी हुई थी, इसके इक्वेट कर लिया हमने एक फर्जी 100 रुपए के एसेट की बुक वैल्यू वहां पे निकाल ली हमने। ठीक है ना, परसेंटेजेस में। तो सवाल में जिस दिन की बुक वैल्यू दे देगा, हम 100 रुपए का एसेट अज्यूम करके उस दिन तक उसको ले आएंगे। हमने क्या कहा, हमने कहा अगर 100 रुपए का एक एसेट होता, परसेंट है 100%, अगर 100 रुपए का एक एसेट होता और 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिशिएट होता, तो यकम जनवरी 14 से 31 दिसंबर 16 तक आते आते वो 61.41 पे पहुंच जाता। ये हमारा एसेट है। और सवाल ने कहा कि पता नहीं ये कितने का था, लेकिन इस दिन ये 31,935 पे पड़ा है। अब हमारा हाथ सीधा आगे, हमें तो मसला ही कोई नहीं। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी ये जो 31,935 है कितने परसेंट है, बोलो। अगर ये 61.4 है तो फिर 100 कितना होगा। ये वो यूनिटरी मेथड है जो बचपन में पढ़ा करते थे। ये मैं फॉर्मूला भी कल लिखवा दूंगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम लिख लेंगे, इसको इतनी दफा इस्तेमाल करना है हमने पूरे सिलेबस के अंदर। ये फॉर्मूला आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगेगा, बड़ा आपका दोस्त फॉर्मूला होगा ये, जैसे दोस्त कीड़े होते हैं कपास के लिए, ठीक है, गंदम के लिए। अच्छा जी, तो दोस्त फॉर्मूला कॉस्ट। भाई कौन चाहती मारा, अंदर आना तो अंदर आओ, बाहर जाना तो बाहर जाओ। कौन है यार, देखो देखो देखो, पढ़ो, अंदर आओ ना, कान के बच्चे बैठ जाओ आगे जी। तुम चाहती है मारे, क्या देख रहे थे हैं, FR2 की क्लास हुई है, तो सुबह कर दो उसको जी। जी बोले ये 31,935 अगर 61.41% है तो फिर 100 कितना होगा, 52,000
मतलब असल में राउंडिंग का ही डिफरेंस है, ये 52,000 होना था, नहीं 52, और जो भी कर लो, मैंने जब राउंड करना है तो 52 ही कर देना है अभी, ठीक है, 52 ही करना है, जो मर्जी कर लो, 1000 में जाना है तो 52 ही हो जाना है। वैसे मैं ये कह रहा हूं अगर आप फुल फिगर लेना, जो यहाँ परसेंटेज निकालते हुए आ रही थी, फुल फिगर लें तो ये 52,000 एग्जैक्ट फिगर आ जाती। बहरहाल कोई मसला नहीं है जी। ये यहाँ पे 12.75 के बाद 72 आगे ये राउंड किया था ना आपने परसेंटेज को, ये राउंड ना करते तो एग्जैक्ट 52,000 आएगा, घर पे चेक कर लेना बेशक, ठीक है। ये तरीका समझ आया? अगर सवाल में कॉस्ट मिसिंग हो तो कैसे कैलकुलेट करनी है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इफ इट इज मिसिंग इन क्वेश्चन सिर्फ तब पॉसिबल है प्रोवाइडेड बुक वैल्यू एंड डेट ऑफ परचेज इज गिवन। प्रोवाइडेड बुक वैल्यू एंड डेट ऑफ परचेज इज गिवन, ठीक है ना। ये गिवन होंगे तभी पॉसिबल है इसका निकलना, वरना देखो ना, बुक वैल्यू ना होती तो किसके अगेंस्ट इक्वेट करके निकालते कॉस्ट, फिर डेट ऑफ परचेज ना होती तो 100 को किस दिन से लेकर आते, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जरूरी हैं। अगर आपने कॉस्ट निकालनी है बुक वैल्यू से तो डेट ऑफ परचेज का होना भी जरूरी है। तो सवाल में अगर कभी कॉस्ट मिसिंग हो और एसेट अकाउंट बन रहा हो कॉस्ट पे, और कॉस्ट चाहिए हो आपको डिस्पोजल के अकाउंट में, डिस्पोजल का क्रेडिट करने के लिए, तो आपको ढूंढना पड़ेगा बुक वैल्यू और डेट ऑफ परचेज। अगर ये दोनों अवेलेबल है आप कहोगे मसला ही कोई नहीं है, ये तो बचपन का काम है, 8वीं 9वीं में ऐसे काम करते थे, कर लेंगे, ठीक है बेटा। 52,003 है या 50,11 है, जो भी है, मैं ये कह रहा हूं कि ये रेलेवेंट ही नहीं है बात, ठीक है ना। तो 52,000 ही है ना आंसर, ठीक है। मैंने वैसे ही 52 कर देना जब राउंड करना है, 1000 में से लिखना है ना उधर, ये 011 हो या 003 हो या 015 हो या 0178 हो, जो भी हो, इसमें 52 ही नजर आना है यहाँ पे, ठीक है जी। क्वेश्चन है कोई? चले, हाँ जी, हाँ क्या इसको यार मशीन की कॉस्ट है ना, मुझे डेबिट किया तो यहाँ गेन लॉस निकालने के लिए यहाँ क्रेडिट भी किया, नहीं सीधा 40 कैसे लिखे, क्या मुझे वो 80 में पड़ी है, 120 में पड़ी है तो 120 ही लिखेंगे ना, नई की कॉस्ट। बेटा कैंसिल तो नहीं कर सकते ना, एसेट की कॉस्ट तो 120 ही लिखनी है ना। आप डेबिट क्रेडिट कैंसिल करने के चक्कर में अपने एसेट 80 का दिखाओगे, 120 में एसेट पड़ा 80 का दिखाओगे, नहीं ना पॉसिबल। कॉस्ट ऑफ एसेट भी तो कोई चीज है अकाउंटिंग में, ठीक है। इनिशियल रिकग्निशन कॉस्ट पे होती है, आइए 16 कहता है, कॉस्ट में परचेज प्राइस होती है और बहुत लटरम पटरम होता है, वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपने वो एसेट की कॉस्ट की इनिशियली रिकॉग्नाइज रिकॉर्ड करना है एसेट को, उसकी कॉस्ट पे, कैश पेड पे नहीं रिकॉर्ड करना, स्टैंडर्ड इसकी इजाजत ही नहीं देता। आप कैसे कह रहे हो कि मैं कैश पेड पे रिकॉर्ड कर लूं, सही है भाई, मैं कह रहा हूं कि कैश पेड पे आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, ये अलाउड नहीं है स्टैंडर्ड की तरफ। स्टैंडर्ड कहता है इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे होगी, कैश पेड पे नहीं होगी, ठीक है। हाँ कैश पेड वो बचपन की बात थी कि कैश पेड ही कॉस्ट होती थी, ठीक है ना, ओके जी। चलें आगे, अच्छा ओहो स्टेप 1, चलो माशाल्लाह डिस्पोजल का राउंड में आएंगे नया, डिस्पोजल जी, डिस्पोजल का काउंट ये सिंपल वाला है, ऊपर वाला तिलों वाला है, ये सिंपल है जी, सादा है। कंप्लीट करते हैं, अभी जरूरत पड़ने दो, ठीक है जी। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। ये कॉस्ट है जी, ये कॉस्ट निकालने चले थे हम, ये कॉस्ट, ये 52,003 रुपए है। अब हम 1000 में सवाल कर रहे हैं तो यहां क्या लिख देंगे 52, ठीक है जी। 52 किस दिन बेचा ये 30/4/17, ठीक है। क्रेडिट किया एसेट अकाउंट को, डेबिट कर दो डिस्पोजल अकाउंट को, मशीन्स डिस्पोजल। ये 52 कहां से निकला, ये वर्किंग ड्यू से निकला जी, डन। स्टेप 2, we will debit the accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। इधर आ जाएगा, ये फिगर हमें निकालनी पड़ेगी, 1 मिनट लगेगा, वर्किंग तो हमारे पास मौजूद है, वहां तक पहुंची खड़ी है, 30/4/17 डिस्पोजल, और इसको भी वर्किंग 1 में ही निकाल लेते हैं। कैसे जी, ये देखें, देखो मुझे कोई मसला नहीं है ये सारी मैं जगह फिल करने बैठ जाऊं, यहां पर ही पहुंचना है ना, इसने घर पे जाके चेक कर लेना बेशक। ये 52,003 वाले एसेट को आप डेबिट करते हो तो ये 31 नंबर 16 पे 31,935 ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो हमें तो ये बुक वैल्यू ही चाहिए थी डेप्रिसिएशन के लिए आगे, ठीक है। तो किस दिन ये एसेट बिका 30/4/17, डेप्रिसिएशन अब रुपीज पे करो। अब ये वाला कॉलम यहां पे नहीं, इसको कुछ नहीं करना, ठीक है ना। ये गया, अब बस ये थोड़ी देर के लिए निकाला था हमने परसेंटेज निकालने के लिए, कॉस्ट अब निकला ही कॉस्ट, अपने वापस चलो उस पर जी। 31,935
35 इंटू 15% इंटू 4/12 जी। ये ना सब कुछ सब बोलते रह जाएंगे, मैंने इसको 1.6 कर देना थोड़ी देर जी। बुक वैल्यू बताएं, बुक वैल्यू बताएं। 31,935 में 1597 माइनस करें 30,338, ये बुक वैल्यू आ गई। लेकिन हमें चाहिए इस दिन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। असल में वो पहले रुपीज में कर बैठा ना, टोटल इसलिए रुपीज ही आ रहे हैं। बहरहाल 52,003 माइनस 30,338 आंसर 2। देखो भाई ये कैलकुलेटर पे ना 52,003 लिखो और 30,338 लिखो। बेटा सादा सी बात है, ये दो फिगर्स कैलकुलेटर पे लिखे मुझे आंसर बताएं। मैं आप लोगों के, अजीब बात है यार। ओके बहरहाल इसको राउंड करना है हमने। मैं तो इसको 22 कर ही दूंगा, 21.6 है ना, 22 कर दूंगा, फजूल में ऐसे लगे हुए हैं जी। स्टेप 1 में एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था कॉस्ट से। स्टेप 2 में एक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट को डेबिट करो जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, जो 21.6 लिख लो, 21.665 है तो 21.7 कर दो। 1000 में चल रहे हैं ना, 21.7 समझ आया। 21.665 है ना, तो मैंने इसको 21.7 कर दिया। वो रुपीज में था, मैंने 1000 में किया, ठीक है। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश जी। कैश रिकॉर्ड करना है तो कैश आ रहा है, सिंपल डिस्पोजल है तो कैश आएगा। कैश डेबिट तो डिस्पोजल कितना है जी 34। अब इसके अंदर आपने कल आते ही मुझे याद करवाना है, सबसे पहले ये वाली बात मैं आपको समझाऊंगा। 34 माइनस 5 कर दो, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 5 थी सवाल के अंदर, ठीक है ना, 5000। ओके ये क्यों माइनस किया, इसका क्या इंपैक्ट होगा, कल इंशाल्लाह विद एग्जांपल समझाऊंगा। 2 सिनेरियोज एग्जांपल बना के दोनों की जनरल एंट्रीज करके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी ये 5-7 मिनट चाहिए, टाइम कम है जी, इसलिए ये समझा नहीं रहा, सिर्फ सवाल पूरा कर रहा हूं जी। तो स्टेप 4 सिंपल डिस्पोजल है। स्टेप 4 बैलेंसिंग फिगर टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही साइड हल्की लग रही है मुझे, 1.3 लॉस आ गया। वर्किंग 1 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बहुत आसान वर्किंग है। अब ये ऑन ओपनिंग एसेट्स, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल लिखने की जरूरत नहीं है, हो तो कर देना एक्सक्लूड। ओपनिंग WDV ऑफ ऑल शॉल अंग्रेजी में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करो। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से ओपनिंग बुक वैल्यू डिस्पोजल माइनस करना है। ये दिमाग में होना चाहिए बस, अब सफे पे नहीं होना चाहिए, सफे पे अब नहीं लिखना, टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल लिख लेगी 800 माइनस 333, जिसने लिखना हो यहां पे लिख ले, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल है, माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल 1 53.2 वर्किंग 1 से आया, ठीक है वो सही है, माइनस 31.9 बस 9 31.9 बस, ठीक है। इसके साथ वर्किंग लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो सवाल में गिवन था। इनटू 15%, आंसर बताओ 57. तो 3 आ गया ना, 285 है तो 3 कर दें, ठीक है। नेक्स्ट ऑन एडिशन, एडिशन एक ही है और वो भी एक्सचेंज वाला 120 इंटू 15% और यकम जुलाई को आया डेट लिखना भूल गया था मैं यहाँ पे, यकम जुलाई 17, तो कितने महीने जी 6 महीने, 6/12 जी 9 रुपीज ऑन एडिशन आ गई। ऑन डिस्पोजल यहाँ पे तो वेव्स लगी हुई हैं, किल करनी है बस, देखो 4 प्लस 1.6 1.597 लड़ने वालों, 4 ये वर्किंग नंबर 1 से आया, प्लस 1.6 ये वर्किंग नंबर 2 से आया, 5.6 टोटल आया, तो 71.9, एक डेसिमल में तो चल रहे हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 71.9 से 31 दिसंबर 17। क्लोजिंग बता दो एसेट अकाउंट का, हाँ भाई क्लोजिंग बताओ एसेट अकाउंट का भी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी। एसेट अकाउंट क्लोजिंग कितना है 803 और एक्यूमुलेशन को क्लोजिंग चेक कर ले, जो ऊपर लिखा हो उसी का टोटल करके कैलकुलेटर बताना मुझे। तुम क्या कर रहे थे इतनी देर से टेक लगा के?
इसका रजिस्टर चेक करो वकास, और तुम अब आ रहे हो मुंह उठा के। कहाँ थे वकास, तुम्हें कह रहा हूँ ये इस ग्रीन कपड़ों वाले का रजिस्टर चेक करो, इसने अभी तक क्या किया। ले लो, उठा लो रजिस्टर इसका और अपने पास रखो, मुझे दिखाना जी। 360 ठीक है, सवाल खत्म है। सिर्फ ये आपको मैंने एक्सप्लेन करना है कल, ओके, लेकिन ट्रीटमेंट ये भी करवा दिया है, ओके। हाँ, ये तस्वीर ही है, नोट। अभी मैंने आगे बात करनी है जी। वर्किंग करना घर पे, कल रिवाइज कर दूंगा वर्किंग टू, बड़ा सिंपल काम है, घर पे करोगे ना। सिंपल कॉस्ट मिसिंग है 100 अज्यूम करो, डेट ऑफ परचेज से उस 100 को पकड़ो और जिस दिन की बुक वैल्यू सवाल में गिवन है उस दिन तक की बुक वैल्यू अज्यूम्ड एसेट की निकाल लो। बराबर हो गए दोनों एक डेट पर, तो आप कहोगे 31 जो है ये परसेंटेज में अगर 61% के बराबर है तो डिवाइड बाय 61 करेंगे तो ये मल्टीप्लाई 100 से करने से वो 100 वाले दिन की कॉस्ट पहुंच जाएगी ना। हम इसको ग्रॉस अप कर लेते हैं एक तरह से, ठीक है। बहरहाल ये यूनिटरी मेथड का फॉर्मूला कल लिखवाऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई मसला नहीं जी। तस्वीरें हाइब्रिड वाले बना लिया, ले आए अहमद इधर। अच्छा जी, अब आखिरी 2 से 3 मिनट में आपकी तवज्जो चाहिए मुझे। ये तो होमवर्क दे दिया आपको, ठीक है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी मौजूद है, लेकिन अब सोल्यूशन की आपको जरूरत नहीं है, ओके। इसलिए सोल्यूशन की कॉपी करवाई हुई है भाई, नहीं करवाई, बहुत अच्छा किया, ठीक है, जरूरत नहीं है अब इनको। भाई बातें नहीं करें, आप में से किसी को बातें करने का मैंने नहीं कहा, बातें नहीं करें प्लीज। गर्ल्स भी इसमें शामिल हैं, क्लास में अगर हैं तो इस ऐलान में शामिल हैं। चेंज इन एस्टीमेट, भाई ये तो बताओ एस्टीमेट था क्या क्या डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में। पहले दिन वाले लेक्चर्स याद करो और आखिरी वाले भाई और कुछ थोड़ी सी गैरत, क्या क्या एस्टीमेट था डेप्शन एक्सपेंस में। हमने कहा था यूजफुल लाइफ भी एक एस्टीमेट है, रेजिडुअल वैल्यू भी एस्टीमेट है और इवन डेप्रिसिएशन मेथड भी एस्टीमेट है। कल इंशाल्लाह तफसील से इस पे बात भी कर लूंगा कि ये कैसे, वैसे बता दिया था फिर भी दोबारा से बात होनी है ना, दोबारा से वो अंग्रेजी में लिखवाऊंगा। फॉलोइंग एस्टीमेट्स में चेंज ड्यूरिंग लाइफ, कहानी तो कल चलेगी ना पूरे टॉपिक की, तो आज तो सिर्फ आपको छेड़ के भेजना है। अच्छा, अब बहरहाल इन तीनों चीजों में से किसी एक में चेंज आ जाए तो अकाउंटिंग में क्या करना है। सवाल पढ़ें। मिस्टर उमर परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 20,000 ऑन 1 जनवरी 12, लाइफ ऑफ एसेट इज 10 years एंड रेजिडुअल वैल्यू इज 2000। सवाल खामोश है तो स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, बोलो। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। ये 31 दिसंबर 12 पे भी यही रेट लगा था, 13 पे भी यही रेट लगा था और 14 के साल शुरू होते ही एक गड़बड़ हो गई। अब देखो 10 साल लाइफ थी, 2 गुजर गए तो रिमेनिंग कितने हैं, 8। लेकिन सवाल में कहता है ऑन 1 जनवरी 14 इट इज एस्टिमेटेड दैट रिमेनिंग लाइफ इज ओनली 6 साल। एसेट को इस्तेमाल ही हो भाई, कौन सा भाई था जिसकी जो लाइफ, जिसने बुरे तरीके से मोटरसाइकिल इस्तेमाल किया था, बुरे तरीके से इस्तेमाल किया तुमने। हाँ, मोबाइल देखा, वो फिर मोटरसाइकिल वन व्हीलिंग कर रहा होगा, वो बैठा हुआ मेहताब, तुम वो मेहताब, हाँ वो मेहताब है तो बैठा हुआ है। अच्छा, तो इसने जो मोटरसाइकिल के साथ हशर किया था, 2 साल गुजरने के बाद हमने कहा ए नहीं चलता हूं 10 साल 8 साल मजीद, ये तो सिर्फ 6 साल ही चलेगा। नाउ दिस इज अ चेंज इन एस्टीमेट। अब इसकी काउंटिंग कैसे करनी है ये सिर्फ आपको दिखा के भेज रहा हूं। ये 5 सवालों पे तब आजमाई कर लेना, समझ अल्लाह करे कुछ ना ही आए, क्योंकि मैं चाहता हूं आप परेशान होके आए, ठीक है। इंशाल्लाह कल इस पे देखो ना, अभी जो देखो जो पढ़ लिया अभी तक, जो मेहतर से हो गया वो तो समझ आ गई ना, ठीक है। अच्छा, आप सुनो इधर, सुनो क्या करोगे। सबसे पहले कॉस्ट 20,000 है, 31 दिसंबर 12 की डेप्रिसिएशन आएगी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। भाई ध्यान से देखो, ये जो ट्राई करके आते हैं ना घर पे इस तरह से एंड पे की हुई बात, उनका अगले दिन लेवल, वरना जो समझाया समझ लिया वो तो कोई मजे की बात ना हुई ना, खुद खप के आए वो मुझे भी लंबे डाला होता है फिर, नहीं ये भी बताएं ये समझ नहीं आया, ये कैसे, तो फायदा उन्हीं को ही होता है जो ये बात एंड वाली लाजमी अगले दिन करके आते हैं, ठीक है। 20,000 माइनस 2,000 रेजिडुअल वैल्यू है ओवर 10 यूजफुल लाइफ। 1800 डेप्शन आई, 12 की बुक वैल्यू 12 की आ गई, फिर 13 की डेप्शन आई। ठहर जा, तस्वीर बनवाता हूँ, ठीक है, अभी बात पूरी नहीं हुई। तस्वीर बनाएगा, फिर नीचे फिर तस्वीर बनाएगा यार, सबर कर जा जी। 31 तस्वीर बना लेना, कोई मसला नहीं, ठीक है, बात तो थोड़ी सी करके भेजो। 31 दिसंबर 13 की डेप्शन सेम स्ट्रेट लाइन है, 1800 बुक वैल्यू 16,400। अब इस दिन या इस दिन आखिरी दिन था, लेकिन इस दिन डिडक्शन हो गई। अब 14 के साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए मसला आ गया कि एस्टीमेट में चेंज आ गया। अब क्या करें, हमारा जो फॉर्मूला था ना, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, ठीक है, ये बदल कर हो जाएगा बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट
माइनस रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ। फोटोग्राफरों सब्र कर जाओ, सब्र कर जाओ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ओपन कर रहा हूं, अभी सबको फोटो दिखाता हूं, ठीक है जी। तो बुक वैल्यू 14 के साल की डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट रेलेवेंट नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? कल प्रूव करूंगा। 14 के साल की जैसे निकालते हुए क्योंकि एस्टिमेट चेंज हो गया है, ओरिजिनल लाइफ अब रेलेवेंट नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? मैं कल प्रूव करूंगा। आज से फॉर्मूला अप्लाई करना है ना आपने जाकर, ठीक है। तो एक तो हमने कॉस्ट की बजाय बुक वैल्यू और एस्टिमेट चेंज के दिन की पकड़नी है। दूसरा, डिवाइड लाइफ की बजाय चेंज इन एस्टिमेट के दिन रिमेनिंग लाइफ के साथ करना है। और अगर रेजिडुअल वैल्यू की रिवीजन हो गई है तो रिवाइज ले लेना, ना हुई हो तो पुराने वाली लेना, ठीक है। अब इधर देखो, जब 14 के साल की डेप्रिसिएशन करने की बारी आई तो हमने फॉर्मूला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू लगाने की बजाय क्या लगा दिया? बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट, जो 16,400 है। ये कम नहीं, 14 पे एस्टिमेट चेंज हुआ ना, माइनस 2,000 ये वैसे ही है क्योंकि सवाल खामोश है, तो यही रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू है जो ओरिजिनल थी, ठीक है ना। 2000 सवाल में गिवन थी, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। 6 साल सवाल में गिवन है। कभी ये हो सकता है कि अगले सवाल में आप दूसरे में जाओ तो रिमेनिंग लाइफ आपको निकालनी पड़ जाए गिनती करके, ये सिर्फ हो सकता है, वरना अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितनी आ गई जी? 2400। फिर बुक वैल्यू आएगी, फिर अगले साल डेप्रिसिएशन का सेम वही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला, यानी मेथड नहीं बदल गया। अगले साल फिर 16,400 माइनस 2,000 डिवाइड बाय 6 एंड सो ऑन, ठीक है। क्या फॉर्मूला तो चेंज हो गया ना, लेकिन ये फॉर्मूला कंटिन्यू, हाँ जो चेंज हुआ ये कंटिन्यू करेगा। फिर अगर अगले 6 साल तक कोई चेंज ना आए तो हर साल 2400 डेप्शन करके ऐसे सारे, तो ठीक है। फिर चेंज आए तो फिर यही काम कर लेंगे जी। अच्छा जी, इसकी पिक्चर लें और ये 500 सवाल आपने जो हैंडआउट आपको मिलेगा, दे दिया था हैंडआउट, ये 500 सवाल ट्राई कर लेना। मुझे उम्मीद है 2 भी हो गए तो बड़ी बात है, होने नहीं है, ठीक है। अगर हो जाए तो बड़ी बात है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।